नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम एक ऐसे अनसंग हीरो की बात करेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गान की धुन देने वाले कैप्टन राम सिंह। कैप्टन राम सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के सिपाही थे और वो उस सेना में जो बैंड था वो उसके संचालक थे, वो उसको हेड कर रहे थे। कैप्टन राम सिंह ने अपना जीवन देश के लिए दिया और उन्होंने ये जो धुन बनाई, इसके पीछे क्या कहानी है, किस तरह से ये सब हुआ, इसके ऊपर हमारे परम मित्र और लेखक साहित्यकार राजेंद्र राजन जी ने करीब 20 साल तक शोध किया। उस शोध का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अंत में एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी जिसको उन्होंने समर्पित किया कैप्टन राम सिंह जी को। तो मिलते हैं राजेंद्र राजन जी से और उनसे पूछते हैं कि क्या कहानी है और उन्होंने शोध में क्या क्या पाया। राजेंद्र राजन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे अक्सर बहुत बेहतरीन चीज़ें हमें जानने में मिलती हैं जी। तो आपने राम सिंह जी का विषय कैसे चुना और क्या इस पर आपने मंथन किया? दिनेश जी, ऐसा था कि मई 1999 में मेरी जो तैनाती थी वो धर्मशाला में थी जी। उन दिनों मैं सरकारी नौकरी में था और राम सिंह जी लखनऊ से धर्मशाला आए थे। पहले शिमला आए थे, पूरे हिमाचल में घूमे, उनको कई स्थानों पर सम्मानित किया गया और उसके बाद वो धर्मशाला सर्किट हाउस में रुके हुए थे। तो मेरी कुछ लंबी मुलाकातें उनके साथ हुई। तब जाकर मुझे ये पता चला कि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में पहली बार आईएनए के लिए ये कौमी तराना बनाया था। ओके जी। देश के लिए जो पहला ये हुआ था कि हाँ, बनाना अपने आप में बहुत बड़ी नहीं, वो पहले आईएनए के लिए बना था जी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था कि भाई जब हमारी आरजी हुकूमत बन गई है, आईएनए की फ़ौज बन गई है, इसमें 50,000 से ज़्यादा सैनिक हैं और तो इसका अपना एक नेशनल एंथम होना चाहिए। और वो खुशी की बात है कि जब मैं मई में उनको मिला था धर्मशाला में, आज से को 22 साल पहले, तो उन्होंने वो धुन मुझे सुनाई थी मेरे सामने। ओके। उनके बेटे उदय शंकर भी उनके साथ थे। तो बाद में कुछ मटेरियल उन्होंने मुझे दिया और चलता रहा और काफ़ी लंबा शोध इसमें हुआ है। तब जाके ये किताब भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से लगभग छप ही चुकी है। ओके। तो आप बताएं कि ठाकुर राम सिंह जी से जब आपका कैप्टन राम सिंह जी से मुलाकात हुई तो काफ़ी उम्र दराज हो चुके होंगे जी जी, और उन्होंने अपने जो उनके संस्मरण रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के साथ, वो भी आपके साथ शेयर किए होंगे। तो क्या वो पुट भी उस किताब में आपने डाला है क्या? जी जी। ऐसा था कि वो जब हम मिले तो उन्होंने काफ़ी बातें मुझसे शेयर की और ये बताया कि उनका जो घर था वो था धर्मशाला के नज़दीक के गांव में खनियारा। जी जी। आप जानते होंगे खनियारा वैसे स्लेटों के लिए जाना जाता है जी जी, जो हमारे कांगड़ा और हमीरपुर और पूरे हिमाचल में स्लेट्स। उस गांव में वो संयोगवश 15 अगस्त को पैदा हुए थे। ओके। और 15 अगस्त 1914 को जी जी देखिए। और उस टाइम जब मैं मिला था तो उनकी उम्र थी 86 साल और 2002 15 अप्रैल को उनकी लखनऊ में उनका निधन हो गया था। मेरे ख्याल 88 साल की उम्र में थे उस वक्त। अब जो आप कह रहे हैं कि उनके नेताजी, असल में क्या हुआ कि जब जापान के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए मतलब भारतीय जो बरतानी हुकूमत की सेना थी उनके अंडर भारतीय सेना ही थी जी जी, जब उनको भेजा गया तो जापान के साथ युद्ध करते हुए जापानियों ने उनको पकड़ लिया जी।
बाद में इनको ये इस बात पर रिहा कर दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि हम आपके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे और हम INA ज्वाइन करेंगे। तो इन्होंने खुद 1928 में ये इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। बाद में इन्होंने कई अंग्रेज़ों से संगीत सीखा और जर्मन उसमें संगीतकार थे और कई लोग थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके बारे में ये कही जाती है कि जब ये बचपन में छोटे थे और अपने गांव में घूमा करते थे खनियारा में, धर्मशाला के समीप, तो ये जो सींग होते थे मतलब पशुओं के बड़े बड़े, इन सींगों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते, उनके अंदर धुनें तैयार करते थे। ओके। और उनको लोग बड़ा पसंद करते थे। जी। ऐसे ऐसे इंसिडेंट इनके साथ हैं। तो इस सफ़र में जब उन्होंने ज्वाइन किया, ये धुन बनाने का किस तरह से मन आया उनका? हाँ, और कैसे ऐसा है कि जब मैंने आपको बता रहा था कि जब 1941 के आसपास INA का गठन होना शुरू हुआ, जी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप INA के बैंड मास्टर हैं। जी। और बैंड मास्टर के होने के नाते आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जी। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप कुछ ऐसे गीतों की रचना करें जो देश की आज़ादी के लिए, जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं वहाँ तक आपके बनाए हुए गीत पहुँचें और INA के फौजियों में भी वो जज्बा पैदा हो। जी। तो उन्होंने वैसे तो कुल मिला के अपने जीवन में कोई 71 गीतों की मतलब धुन बनाई, जिसमें से काफ़ी की उन्होंने खुद शब्द रचना की। जी। लेकिन क्या हुआ कि अब ये उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि अब ये क्या किया जाए, कौन सा गीत चुना जाए। अब उनके सामने ये बहुत चर्चा रही कि वंदे मातरम को लिया जाए जो बंकिम चंद्र चटर्जी का था गीत, या हम कुछ और गीत की रचना करें। तो आम सहमति से INA के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, कर्नल जनरल, उनमें बैठ के ये सहमति बनी कि हम टैगोर के गीत को लेते हैं। लेकिन क्योंकि टैगोर का गीत जो था वो बांग्ला में था और वो उसमें संस्कृत राइट्स था, मतलब उसमें संस्कृत के शब्द थे ज़्यादातर, तो उनको लगा ये मतलब लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करने का कुछ ये बड़ी प्रयास अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके। जो सिंप्लीफिकेशन की बात है कि उस जमाने में सिंगापुर में जब ये फौज का गठन हो रहा था INA का, इंडियन नेशनल आर्मी का, तो वहाँ एक रेडियो था, सिंगापुर रेडियो। सिंगापुर में क्या बहुत से भारतीय रहते थे। उस रेडियो में, उस रेडियो के जो उद्घोषक थे, नहीं उद्घोषक नहीं, उसके राइटर थे, उनका नाम था आबिद अली सफरानी। ओके। तो आबिद अली सफरानी ने और एक और राइटर थे मुमताज हुसैन, जी, उन दोनों ने मिलकर टैगोर के गीत को सिंप्लीफाई किया। ओके। सिंप्लीफाई किया, जिसके बोल थे शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, जी, भारत भाग है जागा, बंगाल द्रविड़ उत्कल बंग, जय हो जय हो जय हो। ओके। ये मतलब इस तरह लेकिन ये 3 मिनट की थी। ओके जी। तो इस 3 मिनट की कंपोजिशन को उन्होंने तैयार किया 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार ये गाया गया INA के सामने। तो फिर ये उसके बाद का क्या सफ़र रहा? हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने और भी गाने, जैसे सुभाष जी आगे, जाने हिंद आगे, शान हिंद आगे, ऐसे ऐसे और भी बहुत से गीत लिखे राम सिंह जी ने और वो उनकी याद में उन्होंने गाए। उसके अलावा बहुत से गीत हैं जिनके सबके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन एक गीत और है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और हमारे आर्मी बैंड्स में भी बजाया जाता है, वो भी उनकी कंपोजिशन है और वो गीत इंसिडेंटली संयोगवश उन्होंने खुद लिखा था। ओके। वो है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बहुत ये कंपोजिशन भी राम सिंह जी की, सॉन्ग एंड म्यूजिक बोथ इसमें तो दोनों चीजें। हाँ, ये बहुत आपको पता है, ये काफी बिल्कुल पॉपुलर। तो इस सारे सफर में कहीं ना कहीं ये जो जब आपकी किताब जिसको आपने फिर कलमबद्ध किया, इसमें ऐसा कौन सा इंसिडेंट आपको लगता है कि किताब में ये इसको लिखती बार जब आप भावुक हो गए होंगे, कुछ ऐसा? नहीं, ये किताब इसमें क्या है, कुछ तो चैप्टर्स इसमें मेरे हैं, कहीं तो जोश आया होगा। देखिए, जोश इस बात को लेकर हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेरणा मुझे मिली वो मुझे इसलिए मिली कि मैं उस आदमी की तलाश में कई बार उनके गांव में गया, उनकी कहानियाँ ढूंढने के लिए। उसमें हाँ, किताब को लाने में, अब देखिए आज से 20-22 साल पहले जब मेरी भेंट हुई थी तो उस व्यक्ति के बारे में एक भी शब्द कहीं छपा हुआ नहीं था, कोई उसको नहीं जानता था। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद मैं 160 पृष्ठों की किताब तैयार करने में सफल रहा।
इसमें एक तो ये मैंने ढूंढा कि राष्ट्रगान की हिस्ट्री क्या है। जी जी। सबसे पहले ये गीत जो है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कहाँ से चला? कि 1911 में जो जॉर्ज पंचम कलकत्ता में आए थे, जी जी, वॉइसरॉय जी, इंग्लैंड से, उस वक्त ये गीत टैगोर ने लिखा था ओके, उनके स्वागत के लिए। जी। बाद में एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी ये हो गई देश में कि ये गीत टैगोर ने अंग्रेज़ों के स्वागत में लिख दिया। उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा कि नहीं, ये गलत है। और उन्होंने जो उसको नाइटहुड जो दिया था टैगोर को, वो उन्होंने उसके लिए लौटा दिया था। अच्छा, उन्होंने कहा था मैं आई एम ए ट्रू मतलब इंडियन, और मैं एक राइटर हूँ, मैं एक संगीतकार हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। और उनको तो उस ज़माने में आपको पता 1910 के आसपास तो उनको नोबेल मिल गया था। यस। तो कहने का मतलब है ये कंट्रोवर्सी, ये भी मैंने एक चैप्टर है उसमें कि इस गीत को लेके कितने विवाद रहे। लेकिन इसके बाद क्या है, एक मुझे बहुत जो महत्वपूर्ण सामग्री मिली इस किताब को लाने में, वो था नेहरू म्यूज़ियम और लाइब्रेरी जो त्रिमूर्ति भवन दिल्ली में है, उसमें एक इनके ऊपर एक इंटरव्यू था ओके, जो डॉक्टर हरिदेव शर्मा ने 1971 में 1971 में रिकॉर्ड किया था। ओके, मतलब इनको बुलाया था। जी जी। और वो रिकॉर्ड किया था, वो 80 पेज का इंटरव्यू था। ओके, वो बड़ा एक रेयर इंटरव्यू था जो मैं उनकी परमिशन से वहाँ से लाने में ओके, सफल रहा। उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी कुछ राम सिंह जी ने तो बताया है कि एक इंसिडेंट उसमें ये है। उसमें ऑडियो वर्जन भी नहीं, ऑडियो वो आकाशवाणी पे चलता रहा धारावाहिक उस ज़माने में। उसके बाद उन्होंने उसको ट्रांसक्राइब किया लिखित रूप में, मतलब राइटिंग में लाए, टेप रिकॉर्ड किया था उस ज़माने में उन्होंने शायद। तो रिकॉर्ड मौखिक इंटरव्यू था, लेकिन बाद में वो फाइल की शक्ल में आ गई, लेकिन वो फाइल वहाँ पड़ी हुई थी। ओके। और लेकिन हालांकि वो फाइल मुझे उन्होंने भी दी थी। चलो ये तो बड़ी बात। वो जो 80 पेज का इंटरव्यू है वो एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है। उसके अंदर वो गीत भी हैं जो उन्होंने बनाए थे, और वो मैं अगर वो मुझे ना मिलता तो ये किताब नहीं बन पाती। तो उसमें काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो उन्होंने सुनाए थे। तो इसमें आपने बुक में काफ़ी उस तरह के फैक्ट्स भी हैं, वेरीफाइड फैक्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ सोर्सेज से, जो उस बुक में आपने इनकॉर्पोरेट किए जी, बिल्कुल। तो ये बुक कब हम बात करते हैं कि 15 अगस्त आगे आ रहा है, ये आपकी बुक कब तक आने वाली है? मैं उससे पहले आपको, बुक तो मेरी लगभग छपी गई है 2-3 दिन में। मेरे को 9 तारीख को उन्होंने बोला है, 9 अगस्त को जी, वो मेरे हमीरपुर में पहुंच जाएगी। उसकी कुछ कापियाँ आ जाएंगी मेरे ख्याल। मैं आज फिर बात करूँगा। मैं एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। दरअसल क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने राम सिंह जी को वायलिन दी थी। ओके, भेंट की थी वायलिन, उनको गोल्ड मेडल भी दिया था। जी जी। और वो रंगून में दिया था उनको गोल्ड मेडल। वो नहीं, तब तो सुभाष नहीं, किसी और ने दिया था, लेकिन था उन्हीं की तरफ से। ओके। वो वायलिन जो थी, वो वायलिन जब ये लाल किले में, जब उनको 1945 के आसपास ये लोग सारे आईएनए के स्वतंत्रता सेनानी पकड़े गए मलाया से आते हुए, रंगून से आते हुए, तो अंग्रेज़ों ने उन्होंने लाल किले में कैद कर दिया। ओके। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हुई कि आप हैरान होंगे कि उस किताब में ये भी है कि यहाँ किताब में क्या, इसके फोटोग्राफ्स है आर्काइव्स में। ओके। कि महात्मा गांधी को काबुल लाइंस में एक वाल्मीकि आश्रम था वहाँ आसपास दिल्ली में, वहाँ ही कुछ ये लोग रुके हुए थे, राम सिंह और उनके साथ आईएनए के लोग। तो वहाँ सरदार पटेल, नेहरू कार में आए और महात्मा गांधी को लाए और वो उनको मिलाया उनके साथ, राम सिंह के साथ। और राम सिंह को कहा कि आप महात्मा गांधी के सामने ये धुन बजाएं। तो ये कितने बड़े गर्व और गौरव की बात थी कि महात्मा गांधी के सामने उन्होंने वो नेशनल एंथम की धुन पेश की। नहीं, जब वो इनकी जो कुर्सी थी उसको जब वहाँ से लाया गया था, जब वो इंडिया पहुंची थी, 1981 की बात है। जी जी। जापान में थी इनकी चेयर, जापान से लाई थी एक्चुअली ये। जापान में थी वो कुर्सी, एक हेरिटेज चेयर थी। जी जी। सुभाष चंद्र बोस की। जब वो दिल्ली में लाए थे तो लाल किले पे रखी गई थी, तब भी इनको बुलाया गया था। और हाँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये है कि जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ाद तो देश हुआ 15 अगस्त रात को जी 12 बजे, लेकिन झंडा फहराया गया 16 अगस्त को। लोग इसको कंफ्यूज करेंगे कि 15 अगस्त को फहराया जाता है जी। अब 15 अगस्त को तो बाद में फहराया ही गया और 75 साल से फहराया जा रहा है। जी जी। तो 16 अगस्त को जब सुबह झंडा फहराया गया तो ये मसूरी में थे। इनको अपने बैंड के साथ, जो पूरा इनका बैंड था, इनको बैंड के साथियों के साथ इनको मसूरी से बुलाया गया खास तौर पे। उसमें नेहरू के सामने, नेहरू ने जब तिरंगा फहराया,
उसके बाद भाषण दिया, उससे पहले इनकी परफॉर्मेंस हुई। ओके, दैट इज रियली वेरी गुड ऑफ इट। हाँ, ये लाल किले तो इंतजार करते हैं आपकी किताब का और देखेंगे उसमें किस क्या क्या है और किस तरह से उस किताब में हाँ है। एक और मैं थोड़ा सा तो आखिरी बात में ये बताना चाहता हूँ, किताब में बहुत चीज़ें हैं और किताब में बड़ी कुछ रेयर फोटोग्राफ्स भी हैं। ओके, किताब में उन गीतों के बारे में भी है जो 70-71 गीत इन्होंने। जी जी जी। असल में क्या था, ये 1948 में पीएससी में चले गए थे। ओके, पीएससी एक पुलिस का ही एक वो है, एक कॉन्स्टेबलरी, ओके, जो इस तरह से दंगे फसाद में काम करती है यूपी में। ओके, उसका बड़ा नाम है। तो वो ताउम्र मतलब 2002 तक वहाँ, हालांकि 71 में रिटायर हो जाना चाहिए था उनको। जी जी। वो वहाँ रहे और वहाँ भी उन्होंने ये बैंड को स्थापना की, बहुत कुछ किया। उन्होंने कोई फिल्मी धुनें भी क्या नहीं करी? वो बम्बई में जरूर गए थे लेकिन वहाँ उनका दिल नहीं लगा। ओके, और वो हाँ एक बात जरूर है कि एक और बड़े उनके किस्से इतने ज़्यादा हैं कि वो छोटी सी इस बातचीत में सबको लाना मुश्किल है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उसमें है। एक तो उनके गांव के बारे में मैं 3-4 बार गया उनके घर, ओके, मतलब खनियारा में। और आजकल जिस घर में वो पैदा हुए थे 1900 से 107 साल पहले, उसमें उनकी साली साहिबा रहती हैं। उनकी उम्र 85 साल है। ओके, उनकी साली साहिबा का नाम रुक्मिणी देवी है। ओके, वो सुन नहीं सकती लेकिन वो वहाँ रह रही है। मैं उनसे भी मिला हूँ और उस गांव के ऊपर एक चैप्टर है, मतलब कुछ पल राम सिंह के गांव में। ओके, दैट इज ए मतलब संस्मरण कि मैं गया, किसको मिला, क्या कैसे कहानियां वहाँ से जी जी जी, किस ढूंढ तरह के से? लाया। लेकिन एक आखिरी किस्सा मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जो 1959 में मधुमती फिल्म की शूटिंग हो रही थी रानी खेत और नैनीताल के जंगलों में। ओके, तो ये नैनीताल में ठहरे हुए थे, विमल रॉय और उनकी टीम, इसमें ये दिलीप कुमार और ये विजंती माला वगैरह की सारा ये। तो क्या हुआ कि जब इनको पता चला कि राम सिंह जैसा व्यक्ति यहाँ रहता है नैनीताल में, तो विमल रॉय ने खुद उनको अपने कैंप में बुलाया और जब अपने होटल में बुलाया, वहाँ शाम को एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी हुई, वहाँ डांस हुए, बड़ा कुछ हुआ और उनको ऑनर किया गया। और दिलीप कुमार ने खुद ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं राम सिंह के बच्चों के साथ और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँगा। और वो फ़ोटो फिर मुझे उनके बेटे ने, धर्मेश कुमार जी जो दिल्ली में रहते हैं, राम सिंह जी के बेटे, 70 साल की उम्र है, उन्होंने मुझे भेजी और वो किताब में दिलीप कुमार की फ़ोटो है। ओके, ऐसे ऐसे बड़े इंसिडेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया। अरे कमाल है, आपके पास जब भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है हम आपसे बात करते हैं। राजन जी अक्सर लेखन का कार्य करते रहते हैं और बहुत सारे इन्हें ऑनर्स अवार्ड्स मिल चुके हैं अपने लेखन के वजह से, अपनी बहुत अच्छी सी फिल्म्स की वजह से। इनके जो विधाएं हैं उनको वर्णन करना भी इस वक्त वो भी वक्त ज़्यादा ले सकता है, लेकिन हम इनके आभारी हैं कि ये बार बार हमें वक्त देते हैं और इनका सानिध्य हमें प्राप्त है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपके कैमरे में थैंक यू वेरी मच।